बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा है जी लेक्चर नंबर 3। और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास कांस्टेंट क्या चीज़ है, फिर हमारे पास सिम्बायोलिक कांस्टेंट क्या है, उसकी फर्दर दो हमारे पास आगे टाइप्स हैं, कांस्ट क्वालिफायर और डिफाइंड डायरेक्टिव। इसी तरह मैं प्रोग्राम 3.2 जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, जो काफ़ी हद तक आप लोगों को डिफाइंड डायरेक्टिव और कांस्ट क्वालिफायर को अंडरस्टैंड करने में आपकी मदद करेगा। इसके बाद मैं लास्ट पे एक्सप्रेशन जो है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जो है वो डिस्कस करूँगा कि एक्सप्रेशन जो है वो क्या चीज़ है, और एक्सप्रेशन वाला टॉपिक जो है वो भी इंशाल्लाह ताला आज जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब जो हमने प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक्स देखे थे उसमें हमारे पास आइडेंटिफायर था, टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर था, इसी तरह हमारे पास कीवर्ड्स, डाटा टाइप्स, इंटीजर, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। अच्छा, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर दिया था उसमें मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड रूल्स, ठीक है, इन दोनों को एक ही पॉइंट के अंदर डिस्कस कर दिया था। हालांकि वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड रूल्स जो हैं वो दो सेपरेट टॉपिक्स हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ये दोनों चीज़ें मैंने बड़ी डिटेल से उस लेक्चर के अंदर बता दी थी, लेकिन रूल्स जो हैं वो मैं ज़रा डिटेल से डिस्कस नहीं कर पाया था क्योंकि लेक्चर की लेंथ जो है काफ़ी हो गई थी। तो मैं दोबारा से इस वाले लेक्चर के अंदर जो है वो एक दफ़ा से वेरिएबल के जो डिक्लेरेशन रूल्स हैं उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने उन्हें बुक से पढ़ लिया होगा। ये काफ़ी हद तक जो है वो आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के लिए या आइडेंटिफायर के लिए जो रूल्स इस्तेमाल होते हैं उन्हीं से मिलते जुलते हैं, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। तो सबसे पहला तो रूल जो है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का वो ये है कि जी वेरिएबल के अंदर आप लोग लेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं और अंडरस्कोर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल के नाम के तौर पे। अब ये सेम वही रूल है जो कि आइडेंटिफायर के लिए है। फिर द फर्स्ट करेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। पहला करेक्टर जो है वो लाजमी तौर पे किसी किस्म का कोई लेटर हो या अंडरस्कोर हो। अब ये भी सेम वही रूल है जो कि आइडेंटिफायर के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि ब्लैंक स्पेसेस नहीं अलाउ होती कभी भी वेरिएबल के नेम के अंदर। ब्लैंक स्पेसेस से मुराद क्या है जी? फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं जी वेरिएबल इंट एक्स लिखते हैं या फिर इंट बुक लिखते हैं तो ये जो है एक वैलिड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे के बुक 1 लिख देता हूँ तो ये मेरे पास एक इनवैलिड नेम होगा। इसका एक तो हल ये है कि मैं बुक के बिल्कुल साथ लिख दूँ 1 को, या फिर मैं दरमियान में अंडरस्कोर इस्तेमाल कर लूँ, ठीक है। इसीलिए वेरिएबल के नेम के अंदर किसी किस्म की कोई भी ब्लैंक स्पेस जो है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती हमें, ठीक है। ये एक डिफरेंट रूल था। उसके बाद ये है कि आप वेरिएबल का नाम जो है वो अपर केस के अंदर भी लिख सकते हैं और लोअर केस के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनली जो है वो वेरिएबल्स जो हैं उनका नाम जो है वो हमेशा जो है वो लोअर केस के अंदर लिखा जाता है, जबकि जो कांस्टेंट्स होते हैं उनके नेम जो है हमेशा अपर केस के अंदर लिखे जाते हैं। अब वेरिएबल और कांस्टेंट जो है बज़ाहिर देखने में बिल्कुल एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन जब भी आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो आप जब भी देखें कोई ऐसा वेरिएबल जिसका फर्स्ट करैक्टर जो है वो लोअर केस में है तो हम उसे नॉर्मली वेरिएबल कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर यही वेरिएबल जो है या फिर यही वेरिएबल जो है इसका फर्स्ट करैक्टर जो है वो हमें अपर केस के अंदर नज़र आ जाता है तो हम कहते हैं कि जी ये कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने लाजमी तौर पे वेरिएबल का फर्स्ट करैक्टर जो है वो लोअर केस के अंदर ही लिखना है या फिर अपर केस के अंदर ही कांस्टेंट को लिखना है। लेकिन ये एक जनरल प्रैक्टिस है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें प्रोग्राम के अंदर जहाँ पर सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में वेरिएबल्स और लाइन ऑफ कोड्स जो लिखी होती हैं उन्हें फौरी तौर पर समझ आ सके कि कौन सा मेंबर जो है वो कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है, ठीक है। ये उन्होंने अपनी आसानी के लिए एक रूल बनाया हुआ है। दूसरा है जी हमारे पास किसी भी किस्म का कोई भी स्पेशल सिंबल जो है वो हम लोग वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब स्पेशल सिंबल कौन से हैं जी? ये मेरे पास एक स्पेशल सिंबल है, ये मेरे पास स्पेशल सिंबल है। ये सभी के सभी आपको अपने कीबोर्ड के ऊपर जो डिजिट्स वाली लाइन है उसमें जितने भी सिंबल्स मिलेंगे वो सारे के सारे स्पेशल सिंबल हैं सिवाय अंडरस्कोर के अलावा। आप इनमें से किसी भी सिंबल को जो है
वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही वेरिएबल के नाम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप रिजर्व वर्ड्स को वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स थे जिनके प्री डिफाइन मीनिंग है। फॉर एग्जांपल इंट जो है मेरे पास एक डाटा टाइप है, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं लिख सकता इंट इंट, ठीक है। अब इंट जो है ये मेरे पास एक डाटा टाइप है, मैं अपने वेरिएबल का नाम इंटीजर नहीं रख सकता, बल्कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जी इंट एक्स। अब ये मेरे पास रिजर्व वर्ड, ये मेरे वेरिएबल का नेम, ठीक है। तो कभी भी आप रिजर्व वर्ड को जो है वेरिएबल के नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास कि कभी भी वेरिएबल का नेम जो है उसकी लेंथ जो है वो 31 करैक्टर्स से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि हमेशा 31 करैक्टर्स से कम ही हो। अगर 31 करैक्टर्स से ज़्यादा होगी तो कंपाइलर कोई एरर जनरेट नहीं करेगा, लेकिन ये है कि वो 31 करैक्टर्स के बाद जितने भी आपने करैक्टर्स लिखे होंगे वो सारे के सारे जो है उन्हें इग्नोर कर देगा। और लास्ट लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल वो ये है कि जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है वो वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ किसी एक डाटा टाइप के लिए डिक्लेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इंट XYZ बनाया, एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने XYZ रखा। अब इस वेरिएबल के अंदर सिर्फ इंटीजर्स स्टोर हो सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैं यही वेरिएबल जो है वो इंटीजर के लिए भी बनाऊं, ठीक है, और यही वेरिएबल जो है मैं फ्लोट के लिए भी बनाऊं। एक वक्त में एक वेरिएबल जो है उसकी सिर्फ एक डाटा टाइप हो सकती है, या तो वो इंटीजर होगा, या वो फ्लोट होगा, या वो लॉन्ग होगा, या वो डबल होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि किसी एक वेरिएबल की एक वक्त में एक से ज़्यादा जो है वो डाटा टाइप्स हो सके। अब आ जाते हैं जी कांस्टेंट के ऊपर। अभी मैंने बताया कि कांस्टेंट और वेरिएबल के अंदर जो मेजर डिफरेंस ये है, वेरिएबल किसी ऐसी लोकेशन को कहा जाता है कंप्यूटर के अंदर जिसकी वैल्यू आप ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज कर सकें, ठीक है। लेकिन कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के अंदर उन्हें चेंज ना किया जा सके, तो उन्हें हम कांस्टेंट करार देते हैं, या उन्हें हम कांस्टेंट बना देते हैं, ठीक है। कांस्टेंट बनाने के अमल को सिम्बायोटिक कांस्टेंट कहा जाता है, और इसके हमारे पास दो प्रोसीजर्स हैं। पहला है हमारे पास कॉन्स्ट क्वालिफायर, और दूसरा है हमारे पास डिफाइंड डायरेक्टिव, ठीक है। इनकी थ्योरी जो है वो आपकी बुक के ऊपर गिवन है, आपने कांस्टेंट्स से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है उसे अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है। सिंपल सी थ्योरी है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, आप लोग रीड कर लेंगे, और अगर किसी भी किस्म की आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन आएगी तो वो आप लोगों ने मेरे से पूछ लेनी है। अब मैं सबसे पहले तो कॉन्स्ट क्वालिफायर को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सबसे पहले हम लोग कोड ब्लॉक के ऊपर जाएंगे, और जिन स्टूडेंट्स का कोड ब्लॉक नहीं सही तौर पे रन हो रहा तो उन्हें मैं रिमोट लोकेशन से बैठ के किसी किस्म की कोई गाइडेंस तो नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि हर स्टूडेंट का जो है वो रीज़न डिफरेंट है, वो कंप्यूटर को या उसके लैपटॉप को चेक करके ही बताया जा सकता है। तो उसका बेहतरीन हाल यही है कि आप लोग ऑनलाइन कंपाइलर जो है वो इस्तेमाल कर लें वक्ती तौर पे। उसके बाद जब भी कभी मुलाकात होगी तब मैं देख लूँगा कि क्या मसला है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसका नाम रख लेता हूँ जी test1, और इसकी लोकेशन जो है वो मैं कर देता हूँ डेस्कटॉप। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपने सोर्स में आना है, सोर्स से आपको ये main.cpp फाइल मिलेगी, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक कर लेना है। अब ये आपका वर्किंग एरिया आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले कॉन्स्ट क्वालिफायर जो है उसे एक्सप्लेन करूँगा। डिफाइंड डायरेक्टिव के लिए को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों की बुक की एग्जांपल जो है वो इस्तेमाल करूँगा,
एक सबसे पहले तो जी हम यहाँ पर एक बनाते हैं वेरिएबल। मैंने इंटीजर डाटा टाइप इस्तेमाल की और वेरिएबल का नाम रख दिया जी XYZ। ये मैंने वेरिएबल की डिक्लेरेशन प्रोवाइड की। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर मैं वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन करता हूँ और इसे वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, बल्कि एक्सप्रेशन का टॉपिक जो है हमने डिस्कस करना था वो भी यहीं पर इसी एग्जांपल के अंदर जो है वो कवर हो जाएगा। एक्सप्रेशन में क्या लिखता हूँ जी, सबसे पहले मैं जी XYZ के अंदर किसी किस्म की कोई एडिशन करता हूँ, ठीक है। मैं XYZ के अंदर एडिशन कर रहा हूँ, +1 कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर 2 सी आउट स्टेटमेंट्स लिखूँगा। पहली एडिशन से पहले और उसके बाद एडिशन के बाद में एक सी आउट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। अब ये मेरे प्रोग्राम के अंदर एक इंटीजर वेरिएबल जिसका नाम XYZ, फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने उसकी डिक्लेरेशन प्रोवाइड की, सेकंड स्टेटमेंट के अंदर मैंने उसे इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड की और उसे वैल्यू असाइन कर दी 10। फिर मेरे पास एक सी आउट स्टेटमेंट है जिसके अंदर मैं इसकी वैल्यू को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहा हूँ और नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर इसकी वैल्यू के अंदर मैं +1 कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होता है जी, स्टेटमेंट दैट एवेलुएट्स अ वैल्यू इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन। यानी अगर आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर आपका सब्ट्रैक्शन है, कोई से 2 ऑपरेंड्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कह देते हैं या फिर सिंपल एक्सप्रेशन कह देते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन किसी किस्म का भी हो सकता है, A+, मेरे पास यहाँ पर B, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास X+100 ये भी एक एक्सप्रेशन है और M/n ये भी मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। तो मैंने जो ये स्टेटमेंट लिखी है ये भी मेरे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। स्टेटमेंट में क्या कर रहा हूँ कि ये मेरे पास जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू के अंदर +1 कर रहा हूँ और +1 करने के बाद वो मेरे पास जो नई वैल्यू आ रही है उसे दोबारा से उसी वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर मैं जो वैल्यू चेंज हो चुकी है उसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मैं दोबारा सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ XYZ। अब जो नई वैल्यू है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो मैं इसे अब रन करता हूँ। यहाँ पर जी मेरे पास आउटपुट आपके सामने नज़र आ रही है, ये देखें। पहले मेरे पास आउटपुट आ रही है 10, फर्स्ट मेरे पास XYZ की वैल्यू थी 10। उसके बाद मैंने इसके अंदर एडिशन की 1 की, तो दोबारा से जब मैं सी आउट स्टेटमेंट सेकंड एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ गई 11, ठीक है जी। ये मेरे पास एक सिंपल वेरिएबल था, ठीक है। अब मैं इसे कॉन्स्ट क्वालिफायर को इम्प्लीमेंट करते हुए इस वेरिएबल को कांस्टेंट बनाता हूँ। तो कॉन्स्ट, अब मैंने जस्ट ये एक कॉन्स्ट का कीवर्ड जो है इसकी एडिशन कर दिया और प्रोग्राम के अंदर किसी किस्म की कोई भी चेंजेस नहीं की, ठीक है। जस्ट मैंने कॉन्स्ट की एडिशन की है। अब मैं इसे बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसे बिल्ड करने की कोशिश करूँगा मुझे फौरी तौर पे एक एरर जो है वो मिलेगा। ये देखें जी, ये मुझे फौरी तौर पे एक एरर मिल रहा है और आपने एरर का जो है वो रीड आउट करना है कि वो एरर जो है कंपाइलर हमें क्या बता रहा है, ठीक है। अनइनिशियलाइज्ड कॉन्स्ट XYZ F परमिशन प्रेमिसिव, ठीक है जी। हमारे पास जब भी किसी वेरिएबल से पहले कॉन्स्ट का कीवर्ड आ जाए तो इसका मतलब है कि हम थ्रू आउट प्रोग्राम उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ठीक। यानी अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया और प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप ये रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि अब प्रोग्राम के अंदर इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तो आप उसकी डाटा टाइप से पहले कॉन्स्ट का कीवर्ड इस्तेमाल कर दें
तो वो वेरिएबल आपका कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, अब जो देखने वाली बात ये है कि ये मेरे पास वेरिएबल था, वेरिएबल का फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा हम लोअर केस में लिखते हैं, जबकि कांस्टेंट का फर्स्ट लेटर जो है वो हम हमेशा अपर केस के अंदर लिखते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये रूल नहीं है, ये कन्वेंशन है। ठीक है, कन्वेंशन से मुराद ये है कि हमारा खुद का बनाया हुआ एक रूल है जिसे सब लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, ताकि आसानी हो। कंप्यूटर उसे फॉलो नहीं करता। ठीक है, कंप्यूटर कहता है आपने वेरिएबल लोअर केस में लिखना है, अपर केस में लिखना है, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है। ठीक, तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल को कांस्टेंट के अंदर कन्वर्ट किया। तो अब इस प्रोग्राम को वैलिड करने के लिए या सही करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं ये जो चेंज कर रहा हूँ वेरिएबल की वैल्यू के अंदर, इसे कन्वर्ट कर देता हूँ कमेंट्स के अंदर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डबल स्लैश इस्तेमाल की और ये स्टेटमेंट मेरी कमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। आपके पास कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसे आप चाहते हैं कि कंपाइलर इग्नोर कर दे, उस स्टेटमेंट से पहले आप डबल स्लैश यूज़ कर लें तो वो स्टेटमेंट आपकी कमेंट्स के अंदर चेंज हो जाएगी। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइलर उन स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर देगा। ठीक, और नॉर्मली कमेंट्स किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर? फॉर एग्जांपल, जब आप बुक रीड कर रहे होते हैं या फिर अपना कोई लेक्चर सुन रहे होते हैं और आपका प्रोफेसर या आपका टीचर कोई आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता है, तो आप उसे फौरी तौर पे छोटी से निशान लगा के बुक के ऊपर किसी स्पेसिफिक लाइन के ऊपर उस पॉइंट को नोट आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह प्रोग्रामिंग करते हुए भी हम लोग कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं कि जी मैंने इस वेरिएबल को किस मकसद के लिए बनाया था। ठीक है, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमने हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में वेरिएबल्स जो हैं वो लिखने होते हैं उस प्रोग्राम के अंदर। तो हम हर वेरिएबल या कांस्टेंट के एंड पे कमेंट लाजमी तौर पे लिखते हैं कि जी मैंने इसे इस मकसद के लिए बनाया है, फॉर व्हाट पर्पस। ठीक है, और कमेंट्स जो हैं वो सिंगल लाइन भी होते हैं और डबल लाइन भी होते हैं। अगर आप किसी एक लाइन को कमेंट के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो आप उस लाइन के शुरू में डबल स्लैश इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी एक पैराग्राफ को कमेंट के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो आप एक सिंगल स्लैश लिखेंगे, उसके बाद स्टैरिक। इसी तरह आप उस पैराग्राफ के एंड पे स्टैरिक लिखेंगे और स्लैश। अब ये भी मेरे पास एक कमेंट है, लेकिन ये मल्टी लाइन जो है कमेंट है। ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को कमेंट के बारे में पता चल गया होगा। अब मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। ये मेरा जो प्रोग्राम जहाँ पर मैंने एक वेरिएबल को कांस्टेंट के अंदर चेंज किया, अब देखते हैं कि मेरा प्रोग्राम किसी किस्म का कोई एरर जनरेट करता है या नहीं जनरेट करता। तो मैं इसे बिल्ड करता हूँ। आप देख सकते हैं कि अब मेरा प्रोग्राम जो है वो किसी किस्म का कोई भी एरर जनरेट कर रहा है। इसकी रीज़न क्या हो सकती है जी हमारे पास? हाँ जी, इसकी रीज़न ये है कि मैंने इसे नेक्स्ट लाइन के अंदर इनिशियलाइज करवाया है, जबकि हमने कांस्टेंट को जब भी डिक्लेयर करना होता है हमने उसके साथ ही उसकी इनिशियलाइजेशन जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। आप वेरिएबल की डिक्लेरेशन एक लाइन के अंदर कर सकते हैं और उसकी इनिशियलाइजेशन जो है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट की डिक्लेरेशन और उसकी इनिशियलाइजेशन दोनों एक ही स्टेटमेंट के अंदर होनी चाहिए। आप देख सकते हैं जिस तरह ही मैंने वो नीचे वाली स्टेटमेंट जो है उसे रिमूव करके जिस स्टेटमेंट के अंदर मैंने उसकी डिक्लेरेशन प्रोवाइड की थी उसी स्टेटमेंट के अंदर मैंने उसकी इनिशियलाइजेशन की, तो वो एरर जो है वो रिमूव हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर 0 एरर जो है वो शो हो रहा है और हमारा जो है प्रोग्राम बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट जो है वो अपनी वर्किंग कर रहा है। तो ये है जी हमारे पास कॉन्स्ट क्वालिफायर। अब आ जाते हैं जी डिफाइंड डायरेक्टिव के ऊपर, सेकंड मेथड के ऊपर, जो कि इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए। अच्छा जी, ये मेरे पास सेकंड प्रोग्राम है जिसमें हम डिफाइंड डायरेक्टिव मेथड इस्तेमाल करेंगे किसी भी कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए। और यहाँ पर
हमारे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जी, ये आपकी बुक के ऊपर प्रोग्राम है 3.2। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड डिस्प्ले द सर्कमफ्रेंस बाय यूजिंग द फार्मूला 2πr। ठीक है। स्टोर द वैल्यू ऑफ द पाई इन अ कांस्टेंट बाय यूजिंग द डिफाइंड डायरेक्टिव। वो कह रहा है कि जी आपने एक इनपुट लेनी है रेडियस की यूज़र से, और इसके अलावा आपने एक सर्कल का जो है सर्कमफ्रेंस जो है वो डिस्प्ले करवाना है। फार्मूला भी उसने लिख दिया हुआ है 2πr, और आपने पाई की वैल्यू जो है वो डिफाइंड डायरेक्टिव को इस्तेमाल करते हुए आपने स्टोर करवानी है प्रोग्राम के अंदर। तो अब हम देख लेते हैं जी प्रोग्राम। सबसे पहले जी हमारे पास ये ऊपर एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर दोबारा से हैश का सिंबल इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डिफाइन पाई 3.141। ठीक है, ये दूसरा तरीकाकार है किसी भी कांस्टेंट को प्रोग्राम के अंदर लिखने का। अब मैंने इसे मेन फंक्शन के अंदर नहीं लिखा, बल्कि इसे मैंने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के फ़ौरन बाद लिख दिया है। मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया। सबसे पहले मैंने डिफाइन का कीवर्ड इस्तेमाल किया, मैंने उस वेरिएबल का नाम लिख दिया, फिर मैंने उसकी वैल्यू भी लिख दी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किसी किस्म का कोई असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं इस्तेमाल किया। जब आप ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, आप किसी भी किस्म का कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि जस्ट एक स्पेस देंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने एक सिंपल स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखी यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ से मेरा जो है वो मेन प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाता है, इंट मेन फंक्शन। सबसे पहले मैंने देखना है कि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है। प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ये है कि जी मैंने यूज़र से इनपुट लेनी है रेडियस की, और इसके अलावा मैंने सर्कमफ्रेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो मैंने प्रोग्राम की स्टेटमेंट को रीड आउट करने के फ़ौरन बाद जो है आइडिया लगाना है कि मुझे कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, और वो वेरिएबल्स किस किस्म के हो सकते हैं। ठीक है। अब जो रेडियस है सर्कल का, जाहिर सी बात है कि वो इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, और किसी किस्म का कोई इशारिया वाला हिंसा जो है वो भी हो सकता है। तो मैं हमेशा जो है वो बड़ी डाटा टाइप जो है वो इस्तेमाल करूँगा, यानी कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये अज्यूम करके चलूँ कि बेशक मेरा यूज़र जो है वो एक सिंपल इंटीजर वैल्यू दे, लेकिन मैं अपने आप को पॉइंट वाली वैल्यू यानी इशारिया वाली वैल्यू के लिए भी तैयार रखूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर फ्लोट डाटा टाइप को इस्तेमाल किया और दो वेरिएबल्स बनाए। पहले वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया r, और सेकंड वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया एरिया। उसके बाद मैं यहाँ पर एक सी आउट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, और सी आउट स्टेटमेंट में मैं लिख रहा हूँ एंटर द रेडियस, यानी मैं यूज़र से इस स्टेटमेंट की मदद से डिमांड करूँगा कि वो रेडियस एंटर करे, ताकि जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले हो कि जी रेडियस को एंटर किया जाए। अब यूज़र जो भी रेडियस एंटर करेगा उसे सीन स्टेटमेंट की मदद से मैं r नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मैंने एरिया कैलकुलेट करना है, तो मैं लिखूंगा जी एरिया इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, मुझे एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला पता है, तो मैं एरिया असाइनमेंट ऑपरेटर 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय r। अब पाई की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आएगी, जो कि मैंने डिफाइंड डायरेक्टिव इस्तेमाल करते हुए दी हुई है। r की वैल्यू जो है वो मेरे पास यूज़र प्रोवाइड करेगा, जो कि इस सी इन स्टेटमेंट की मदद से आएगी। और ये सारी वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद एक्सप्रेशन की सूरत में जो है एरिया के अंदर जो है जो भी मेरे पास रिजल्ट आएगा एरिया नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगी। ठीक है। अब मेरे पास आंसर जनरेट हो गया, मैंने आंसर बना लिया, लेकिन आंसर को मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले करवाना है। तो मैं इसके लिए फर्दर एक सी आउट स्टेटमेंट लिखूंगा, सी आउट एरिया, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने डबल कोटेशंस के अंदर वो स्ट्रिंग लिख दी जो कि इस्तेमाल करूँगा मैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए। ये अगर मैं स्ट्रिंग नहीं लिखता, जस्ट जो है एरिया लिख देता हूँ उस वेरिएबल का नाम, तो किसी किस्म का कोई एरर जनरेट नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि यूज़र को जो आउटपुट मिलेगी उसे पता नहीं चलेगा कि ये आउटपुट जो है वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो उसे ज़रा यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए मैं यहाँ पर डबल कोटेशंस के अंदर पहले लिख देता हूँ कि जी आंसर क्या है। ठीक है, उसके बाद यानी कि जो भी नंबर कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा यानी कि वो किस चीज़ के इक्वल है। तो मैं इस प्रोग्राम को अब रन करता हूँ और आप लोगों को दोबारा से आउटपुट के साथ इस प्रोग्राम को दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन करता हूँ।
सबसे पहले जी उसने कहा एंटर द रेडियस, मैं 5 एंटर कर देता हूँ और उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एरिया जो है वो कैलकुलेट किया हुआ आ गया। अब मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कि जी स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। सबसे पहले जी हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स बनाए, ठीक है। फर्स्ट सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई जिसके रिस्पॉन्स में मेरे पास ये आउटपुट आई, ठीक है। इसे मैंने देख लें आप लोगों के डबल कोटेशंस के अंदर लिखा हुआ है। आपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो भी डिस्प्ले करवाना होता है उसे आपने डबल कोटेशंस के अंदर लिखना है, अगर वो स्ट्रिंग है किसी किस्म की कोई, ठीक। उसके बाद यूज़र ने यानी मैंने 5 एंटर किया और एंटर करने के बाद मैंने जैसे ही 5 एंटर किया, एंटर प्रेस किया, इस सी इन स्टेटमेंट की मदद से ये 5 की वैल्यू चली गई इस आर नाम के वेरिएबल के अंदर। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर मैंने अब एरिया कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरिया असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर। 2 मेरे पास फार्मूला का हिस्सा था, पाई जो है मैंने यहाँ से कांस्टेंट से लिया, आर जो है मुझे यूज़र ने प्रोवाइड किया। ये सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो गई और मल्टीप्लाई होने के बाद इस एरिया नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई, ठीक है। अब मैंने इस वैल्यू को जो कि इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है उसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, तो मैं यहाँ पर नीचे एक सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ। अब सी आउट स्टेटमेंट में मैं जस्ट जो है ये भी लिख सकता था ये वाला एरिया, अगर मैं सिर्फ ये वाला एरिया लिखता यानी इस वेरिएबल का नाम लिखता, सिर्फ ये स्ट्रिंग ना लिखता, तो मेरे पास जस्ट ये नंबर जो है ये वाला हिस्सा आउटपुट का डिस्प्ले होता। लेकिन जब भी आपने आउटपुट देनी है उसे थोड़ा फॉर्मेटेड फॉर्म में लिखना है ताकि पता हो कि आउटपुट एक्चुअल में किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैंने यहाँ पर डबल कोटेशंस के अंदर पहले ये लिखा कि एक्चुअल में मेरे पास जो रिजल्ट आने जा रहा है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर एरिया लिखा और उसके बाद मैंने इस वेरिएबल का नाम लिख दिया जिसके अंदर एक्चुअल में ये वैल्यू मौजूद है। तो जैसे ही ये वाली सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी इसके रिस्पॉन्स में मेरे पास ये आउटपुट कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। और दोबारा से मैं इसे एक दफ़ा रन करता हूँ और इस दफ़ा मैं डिफरेंट जो है वो रेडियस प्रोवाइड करता हूँ। इस दफ़ा मैं 17 जो है वो रेडियस के तौर पे प्रोवाइड करता हूँ। आप देख सकते हैं कि एरिया जो है वो इस दफ़ा 17 के हिसाब से कैलकुलेट करके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया। अच्छा जी, आज के लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले देखा कि कांस्टेंट क्या चीज़ है, फिर सिम्बायोलिक कांस्टेंट दो किस्म के होते हैं, एक है कांस्ट क्वालिफायर और दूसरा है डिफाइंड डायरेक्टिव, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को समझने के लिए हमने प्रोग्राम 3.2 किया और एक्सप्रेशन भी इसी प्रोग्राम के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक्सप्रेशन जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है। आप किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए जब दो ऑपरेंड्स को उस ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन की शक्ल आ जाती है। आप इसे अपनी बुक से थ्योरी को अच्छी तरह से रीड आउट करें, अगर इसमें किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन आती है तो आप लोग जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है वो ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे और असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है उसे देखेंगे कि असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। इसी तरह कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो देखेंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर जो है वो ये वाला चैप्टर जो है कंप्लीट कर दूँ। ये चैप्टर मैं ऑलरेडी क्लास के अंदर डिस्कस कर चुका था, लेकिन मैंने इसे रिपीट करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप आ चुका है और आप लोग जब काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है तो स्टूडेंट्स के लिए इन चीज़ों को दोबारा से मैनेज करना, ख़ासतौर पे प्रोग्रामिंग को मैनेज करना जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने इन शुरू वाले 2-3 लेक्चर्स के अंदर कोशिश किया कि मैं उसी चैप्टर को रिवाइज़ करवा दूँ जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लास के अंदर जो है वो पढ़ाया हुआ है।